डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हुकूमत ने जो अपनी हिकमत अमली तैयार की है उससे पीटीआई के एहतजाज को कोई फ़र्क पड़ा है या वो कमज़ोर हुए हैं कहीं पर? नहीं, देखें, अभी तो बातचीत चल रही है और मुज़ाकरात यहाँ पे जारी हैं इस्लामाबाद में। और वो यकीनन आज बैरिस्टर गौहर साहब से जो मुलाकात हुई है ख़ान साहब की, उसके बाद फिर ये मुज़ाकरात अभी जारी हैं। तो उनको इस्लामाबाद से बाहर या एक ख़ास जगह पे पेशावर मोड़ के पास वो रुकें और शहर में वो दाखिल ना हों। लेकिन उसके जवाब में भी जो तहरीक इंसाफ है वो यकीनन अपनी कोई शराइत रखेगी और शराइत भी रखेगी। और फिर ये भी हो सकता है कि इस सारे मामले को वो कल दोबारा लेके जो है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से बात करें। और फिर वो, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो हतमी फ़ैसला खान साहब ही कर रहे हैं, तो ये जो उन्होंने इख्तियारात दे के भेजे हैं, हुकूमत की तरफ से ये बात की गई है कि जी वो आप दाखिल ना हो। लेकिन दाखिल अगर ना हो तो फिर पड़ाव डाल के एक तरह से देखें। मैं आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल बताऊँ। पहली बात तो ये कि आज शहादत हुई है एक पुलिस जो है पुलिस के एहलकार की, और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। कई ज़ख्मी भी हैं पुलिस एहलकार, और बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार भी हुए हैं। और वो भी उधर से भी कहा जा रहा है कि वो लोग ज़ख्मी हैं। लेकिन ये जो इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है और मुल्क के बाकी इलाकों, देखें, ये तकरीबन इसको आप सीज कह लें। आप एक तरह से कहें कि यहाँ पर अगर कल भी स्कूल कॉलेज वगैरह बंद, दफातर बंद, अदालतें आज अपने काम नहीं कर सकें, जो आज पहला वर्किंग डे था मंडे, लेकिन तमाम दफातर सरकारी निजी तकरीबन तक सारे के सारे बंद थे। जो माशी तौर पे इसका नुकसान जिसका जिक्र वज़ीर ख़जाना ने किया है, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने 190 अरब का, लेकिन यहाँ पे वजारत ख़जाना के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो इसकी तादाद वो कह रहे हैं कि ये बढ़ता जाएगा। ये अगर ये एक रोज़ का है, लेकिन उसके बाद ये मतलब, क्योंकि आज तीसरा या चौथा रोज़ है तकरीबन, और उसकी जो एक्यूरेट फिगर है उस नुकसान की शायद वो अब कुछ दिनों के बाद सामने आए। वैसे जो ज़िंदगियाँ जा रही हैं वो तो एक अलग मामला है, लेकिन इसमें जो है मुकम्मल तौर पे स्टैंड स्टिल है। और कल से ऑनवर्ड ये अगर तो ये सड़कें खुल गई और ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए, क्योंकि इन मुज़ाकरात में ये है अभी कि कुछ सड़कें खोल दी जाएँ और रावलपिंडी से इस्लामाबाद लोग आ जा सकें, और इस्लामाबाद एक तरह से जो चारों तरफ से बंद है, और ये जो तमाम पड़ाव है ये एक तरफ आ जाए और ये इस्लामाबाद में दाखिल ना हो। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जवाब में इसमें से वो क्या लेंगे? क्या वो वही होगा कि वो बाहर रहेंगे और वो तो बैठे रहेंगे, हुकूमत फिर कहेगी अच्छा आप बैठे रहें यहाँ पे? ये तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात हुई तो इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा। वो गालिबन कोई एक डेडलाइन होगी या उसके जवाब में वो जो है वो मुख्तलिफ कारकुनों की और बाकी लोगों की वो रिहाई की बात करेंगे, और मुज़ाकरात के बाद वो एक डेडलाइन, अभी तक जो बात हो रही है वो एक डेडलाइन देंगे कि ठीक है आप 48 घंटे 72 घंटों के बाद हम इस्लामाबाद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अंदर आना शुरू होंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं माने। और इसी दौरान वो इंतज़ार ये भी कर रहे हैं कि जो वकला का एक जो धड़ा है पूरे मुल्क में, एक ग्रुप है जो हामिद खान साहब की तरफ से, तो वकला भी इसमें शरीक हो जाएं। और इस दौरान जो है वो अगर तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इस्लामाबाद कुछ खुलेगा, वरना ये है कि कल से फिर यहाँ पर जो किल्लत है खाने पीने का सामान और बाकी जो ज़रूरियात हैं लोगों की, उसमें कमी कल से आ सकती है, पेट्रोल समेत। तो ये अब इसके लिए कोशिश हो रही है और देखें कि ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि एक तरह से सीज है, इस्लामाबाद चारों तरफ से बंद है, हमारे स्टाफ के लोग बाकी दफातर में लोग नहीं पहुँच पा रहे, और ना सिर्फ ये कि आने के रास्ते बंद हैं, जाने के रास्ते भी बंद हैं। ये बड़ी एक अजीब सी बात है, और बिल्कुल कंटेनर्स हैं और पुलिस जो है वो थक रही है अब। अच्छा, तहरीक इंसाफ के अंदर एक जो ज़ाहिर है कि हुकूमत को और हमारे रियासती अदारों को भी इस बात का एहसास है कि पुलिस वाले एग्जॉस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें, अभी जो बेलारूस का डेलीगेशन है उसकी सिक्योरिटी, लुकाशेंको वहाँ के जो बेलारूस है उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, ज़ाहिर है बिल्कुल रशिया के साथ, और
वहाँ पर भी वेपन्स वगैरह डिप्लॉय रशिया ने किए हुए हैं। तो वो इस वक्त बेलारूस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ का डेलीगेशन यहाँ पे और उसके जो हिफाजती इक़दाम हैं वो बहुत सख्त हैं। ये आप देखें कि किसी तीसरे मुल्क पे किसी तीसरे मुल्क की सरजमीन पे या दूसरे मुल्क की सरजमीन पे जो डिप्लोमेट्स होते हैं या जो मुख्तलिफ लोग होते हैं उनकी मेहमानों की उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे आज की दुनिया जहाँ पर मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि ये एक बज़ाहिर ऐसा लगता है और ये मेरा अंदाज़ा भी है कि या एक ख्याल है मेरा कि ये एक बड़ी जंग है जिसके बहुत सारे महाज जो हैं वो खुले हुए हैं। तो उसमें फिर यह भी है कि जी किसी और सरजमीन पे कोई ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए कि कोई डिप्लोमेट या कोई मेहमान हमारे किसी को नुकसान पहुंचे, तो उनकी सिक्योरिटी भी लाजिम है और साथ शहरियों की सिक्योरिटी और जान माल और बाकी जो आप देखें कि कुरम में वाक़यात अफसोसनाक पेश आए हैं वो भी एक, और साथ ही बलूचिस्तान के हालात बाकी हालात, तो मुल्क जो है वो इस वक्त एक आप समझें कि बहुत बड़े ये पॉली क्राइसिस, एक क्राइसिस नहीं है, इसमें इकॉनमी को भी मिला लें आप और सोशल अनरेस्ट और अब ये इस्लामाबाद बंद है और ये मामलात कहाँ जाके रुकते हैं। तो दुआ तो हमारी ये है कि मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन वो शराइ जो हैं वो फिर क्या होंगी ये देखना है। और क्या एक कॉर्नर में अगर उनको बिठा दिया जाता है और ये तो फिर पहले जो हुआ था फिर वही शुरू हो जाएगा। हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ वज़रा आएंगे, तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात हुई, हुकूमत के लोगों से भी बात हुई, तो उनके पास कुछ देने के लिए है नहीं ऐसा, क्योंकि वो जो बात है कि जी इलेक्शंस जो हैं उसको दोबारा से मैंडेट वापस किया जाए और 26वीं तरमीम और वो सारे मामलात अगर होते हैं तो फिर तो ये पूरा ढांचा ही खुद गिर जाता है, तो वो जिस शाख पे बैठे हैं उसे क्यों काटेंगे। तो ये अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मामलात होते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि मैं जिसको एक कहता हूँ ना कि एक बड़ी जंग गालिबन है और उसके बहुत सारे महाज हैं, और उसमें जैसे पहली जंग अजीम में कल मैंने जिक्र किया था कि एक वेस्टर्न फ्रंट खुल गया था उनका, और उसमें वो यूरोप के अंदर ही था, उसमें रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनके दरमियान जो है वेस्टर्न फ्रंट खुला हुआ था, और एक ईस्टर्न फ्रंट खुल गया था। और जो वेस्टर्न फ्रंट था वो तो खंदकों में हो रहा था, ये खुले मैदान में हो रहा था जो ईस्टर्न फ्रंट था यूरोप के अंदर ही। और फिर उसके बाद मशरिक़ वस्ता में हमें पता है यहाँ पे ऑटोमन्स के अगेंस्ट अरब खड़े हो गए थे, तो कई फ्रंट्स खुल गए थे, अफ्रीका में जंगें शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम में ऐसे ही हुआ था कि पैसिफिक में अगर पर्ल हार्बर और ये न्यूक्लियर वेपन ना गिरते हिरोशिमा, और ये हमें पता है कि एक पैसिफिक का महाज था, एक वो जर्मन जो थे वो ईस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ रहे थे, वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ रहे थे। अब ये जो जंग है ये क्या ये बड़ी जंग है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग आज बात बताऊं कि जो दुनिया के कई अखबार इस वक्त जो है आज पिछले 24 घंटों में उन्होंने अपने अखबारों में ये एक तरह से आप समझें कि ये ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से ये बात आनी शुरू हो गई है कि तीसरी आलमी जंग अगर छिड़ जाती है किसी भी वक्त, तो दुनिया के महफूज इलाके कौन से हैं जहां पर आप जाके आबाद हो सकते हैं और वहां की जो है वो बुकिंग आप हमसे फौरी तौर पे करवा लें। यानी वहां की ट्रैवल एजेंट्स ने बुकिंग शुरू कर दी है।